welcome you all in Bimla Jaswal's Commerce Caliber, where you will find the topics of commerce in a very easy, effective and simple way. After watching this video, you will be able to understand the initiatives taken by Government of India to attract FDI. जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कंट्री है, अगर वो डेवलप करना चाहता है तो उसके पास अपने डोमेस्टिक सेविंग इतनी नहीं होती कि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके. देयरफॉर दे हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर द फॉरेन कैपिटल. एज इंडिया इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, Government of India is taking various initiatives to attract FDI. सो इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट में जैसे इसके वेरियस इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्रिएशन ऑफ स्मार्ट सिटीज़. सो इस तरह जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं FDI को अट्रैक्ट करने के लिए. आफ्टर द लिबरलाइजेशन पीरियड, इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें जो प्रॉस्पेरस कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, दे आर इंक्रीजिंग एट ए वेरी हाई स्पीड. देयर इनकम लेवल इज़ इम्प्रूविंग. सो देयरफॉर देयर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स. सो दुनिया की जो कंपनीज है उनको लग रहा है कि इंडिया की जो मार्केट है बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है. सो दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी. बहुत से सेक्टर हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, जिनमें वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली मेजर लिए हैं जैसे कि GST, दैन लेबर लॉ रिफॉर्म्स, उसके साथ भी FDI को काफ़ी फ़ायदा हो गया वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. इसके अलावा जो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, फर्स्ट इज़ रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई करना. कोई भी कंपनी जब फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. तो ये प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि हम क्यों ना इस सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दें ताकि मैक्सिमम जो FDI है उनको इंडिया में अट्रैक्ट किया जा सके. सो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट. ऑटोमेटिक रूट में क्या है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट्स काफ़ी लिबरल कर दिए हैं, हटा दिए हैं कि कोई भी FDI उसमें बिना गवर्नमेंट की परमिशन के दे कैन इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि प्रोवाइडेड कि वो जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट है, अगर उनकी देयर इज लिमिट इन सीलिंग, मतलब हर एक सेक्टर में जैसे डिफेंस है उसमें जो कंपनी जब वो मैक्सिमम 49% तक वो पैसा FDI इन्वेस्ट कर सकती हैं. दूसरा है डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड विथ RBI. देन इसमें और है सेक्टर इज नॉट रिजर्व. ऐसा मीन्स मतलब अगर जो FDI की लिमिट है उस लिमिट के बीच में अगर वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी उसके लिए रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो RBI में उन्होंने सबमिट करवा दिए हैं. देन इसके लिए कोई
जैसे कुछ सेक्टर हैं वो SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रिज़र्व रखे गए हैं, ऐसा सेक्टर नहीं है। तो FDI जो है वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो FDI है दैट हैज़ कम थ्रू दिस ऑटोमेटिक रूट इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे सेक्टर आ जाते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी। जब भी FDI आता है तो पहले वो देखता है कि उनको ऐसी कोई एनर्जी की जैसे पावर चाहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रेट ऑफ क्या होगा, देन इसी तरह अलग अलग जगह की कनेक्टिविटी कैसी है, ताकि आसानी से जो माल है, जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके इधर का उधर। देन कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंफॉर्मेशन बहुत क्विक स्पीड पे चाहिए। तो इसलिए फिर जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे इनके लिए स्पेशल फंड्स रखे हुए हैं रोड्स को डेवलप करने के लिए, जैसे एक्सप्रेस वे डेवलप कर रहे हैं, देन हाईवे डेवलप कर रहे हैं। हमारे जो पोर्ट्स हैं, चाहे वो पोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स हैं या वो वाटर पोर्ट्स हैं जो जहाँ पे जैसे कांडला वगैरह, तो उनको सारे को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और इसमें जो गवर्नमेंट है दैट इज़ अडॉप्टिंग PP मॉडल। PP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जैसे रेल ही है, उसको अगर गवर्नमेंट मॉडर्नाइज करना चाहती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को लगा कि बेटर है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो जो प्राइवेट प्लेयर है दे कैन कम अलॉन्ग विद गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें जो एक मॉडल है दैट इज़ BOT। BOT क्या, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। जैसे जो मोस्टली सड़कें हैं उसमें कोई प्राइवेट कंपनी उनको बिल्ड करती है, फिर ऑपरेट करती है कई सालों तक, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो प्राइवेट प्लेयर लेते हैं, और जब उनकी टर्म एक्सपायर हो जाती है देन इट इज़ ट्रांसफ़र टू द गवर्नमेंट। सो देयर आर सो मैनी PP मॉडल्स जिसके थ्रू बहुत सारी जो रोड्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया, एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया। क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। 2006 में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना कुछ एरिए को स्पेशली एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही डेवलप करें, जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया। और जो भी कंपनीज़ उस जोन में पैसा इन्वेस्ट करती हैं उनको कई तरह के जो बेनिफिट्स है, एग्जम्पशंस है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको कई सारे जो है वो बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे उनका जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 100% एग्जम्पशन फॉर income tax, exemption from GST, single window clearance and custom officer। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने वाली कोई भी कंपनी उसको इस तरह के जो बेनिफिट दिए जाते हैं, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देयर शुड बी कस्टम ऑफिसर जिसके साथ वो कंपनी जाके टाई अप करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकती है। उनको किसी तरह का जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ रहा है। देन 100% इनकम टैक्स से एग्जम्पशन है। देन जो GST है उसकी भी पेमेंट उनको नहीं करनी
पड़ रही। इसके अलावा फिस्कल इंसेंटिव्स, फिस्कल इंसेंटिव में जनरली जैसे टैक्स लाइबिलिटी कम है, डेप्रीशिएशन उनको ज़्यादा अलाउ किया जाता है। देन उसमें इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कुछ पेमेंट की जाती है। जो अगर लोन्स दिया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट उनको गारंटी देती है। सो ये कुछ फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन दी कि कौन से एरिया में वो एफडीआई जो आ रही है उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। अमेंडमेंट्स इन लेबर लॉस, इंडिया में लगभग 250 के करीब जो लेबर लॉज हैं वो चल रहे थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देयर आर सो मैनी लॉज। सो ये जो लॉज हैं वो बहुत तरह की जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कंपनीज पे। तो इसलिए फिर फॉरेन कंपनी डर रही थी कि वो इंडिया में पैसा लगाए या ना लगाए, क्योंकि उन लॉज के अकॉर्डिंगली इट बिकम फॉर देम वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। सो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे जो लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई किया है ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे कि राजस्थान में था कि अगर कोई कंपनी 300 से ज़्यादा वर्कर के साथ काम करती है तो वो उनको अपनी मर्ज़ी से कंपनी निकाल नहीं सकती। तो फिर गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अगर जो लेबर हैं वो पीक टाइम में हायर किए जाते हैं तो कंपनी इज़ फ्री, कि जब उनको लगता है कि नो दे आर नॉट इन नीड ऑफ द लेबर्स, सो उनको वो निकाल सकते हैं। सो अब इसी तरह ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ज़मीन जो है लैंड प्रोवाइड करती हैं, और जब वो लैंड परचेज़ करते हैं तो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जो ट्रांसफ़र पे जो ड्यूटीज़ लगती हैं वो ड्यूटीज़ नहीं देने पड़ती। इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें उनको जो है सब्सिडी दी जाती है। सो दीज आर दी वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अट्रैक्ट FDI for the economic development of India. Thank you very much.